हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी क्लास नंबर 323। और आज हम लोग कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स यहाँ देखेंगे बायोलॉजी के अंदर जो हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं। मैं ऑलरेडी इसमें 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ये 4th पार्ट है कंफ्यूजिंग टर्म्स का। तो हमने काफ़ी ऐसे टर्म्स जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हो उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए फिर 16th ऐसे वर्ड की तरफ हम देखते हैं, और ये है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रिन और डेक्सट्रान। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे इनमें डिफरेंसेस पूछे हैं कि इसे डेक्सट्रोज, डेक्सट्रिन और डेक्सट्रान में क्या फ़र्क होता है। देखिए, डेक्सट्रोज जो वर्ड है वो बेसिकली यूज़ होता है ग्लूकोज के लिए। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। मैंने जो ऑप्टिकल आइसोमर्स पे वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस को आप अच्छे से देखो, उनमें हमने डिस्कस किया है कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है इसलिए डेक्सट्रोज कहलाता है, और फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी होता है इसलिए फ्रक्टोज को लेविलोज भी कहते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि जब ग्लूकोज सोल्यूशन, जैसे ही ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो इस ग्लूकोज सोल्यूशन से जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है तो जो इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाता है। यहाँ पे देखो प्लेन कैसा था, स्ट्रेट, और यहाँ पर वाइब्रेशन का प्लेन स्ट्रेट से इस तरफ मूव कर गया है, तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दी राइट साइड, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको हम कहते हैं लीवोरोटेटरी, बट बिकॉज ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है इसलिए इसको डेक्सट्रोज कहा जाता है। अब आपने हॉस्पिटल्स में जब किसी एडमिट पेशेंट को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरह से एक ना डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन किया जाता है पेशेंट को, तो वहाँ पर मेडिकल में ही ग्लूकोज के लिए जो है डेक्सट्रोज वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है डेक्सट्रिन। देखो, डेक्सट्रिन में आपको समझाता हूँ। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तब माल्टोज बनता है, और अगर डिटेल में बात करूँ मैं तो स्टार्च के डायरेक्ट डाइजेशन से केवल माल्टोज नहीं बनता, स्टार्च के डाइजेशन से माइल्टोज, माल्टोट्रायोज और डेक्सट्रिन, ये 3 अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। माल्टोज डाइसैकेराइड हो गया, माल्टोट्रायोज, ट्रायो वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये ट्राइसैकेराइड हो गया, और उसके साथ में बनता है डेक्सट्रिन। स्टार्च पे अमाइलेज के एक्शन से ये तीनों कंपाउंड बनते हैं, और बाद में इनको जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तब बनता है ग्लूकोज। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि स्टार्च का जब पार्शियल डाइजेशन होता है तब बनता है माल्टोज, माल्टोट्रायोज और डेक्सट्रिन, और बाद में इससे बनता है ग्लूकोज। तो यानी आप ये बोल सकते हो कि ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं, और ग्लूकोज से पहले जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बनता है स्टार्च का उसको हम कहते हैं डेक्सट्रिन। और फिर लास्ट में आता है डेक्सट्रान। तो डेक्सट्रान अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक पॉलीसैकेराइड है। इट इज़ ए पॉलीसैकेराइड, अगेन ग्लूकोज का ही एक पॉलीसैकेराइड रहता है, काफ़ी ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, एंड इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया डेक्सट्रान नाम का एक प्रोडक्ट, एक पॉलीसैकेराइड बनाती है। अब इसका मेडिकल फील्ड में यूज़ किया है तो ये प्लाज्मा का सब्सटीट्यूट है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जब भी हम किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उसमें प्लाज्मा का सब्सटीट्यूट डेक्सट्रान हो सकता है, इसलिए डेक्सट्रान को ही प्लाज्मा एक्सपांडर कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रिन और डेक्सट्रान में। चलिए फिर 17th में बात करते हैं। ये सीधा 16th इसलिए आ गया बिकॉज पहले 3 पार्ट, जो पहले 3 वीडियोस मैंने बनाए थे, तो मैं हर वीडियो में 5-5 टर्म्स ऐसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट है लैक्टोज और लैक्टेट। काफ़ी मिलता जुलता वर्ड है ये लैक्टोज और लैक्टेट, बट बिल्कुल है ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो, मैंने आपको सिखा रखा है कि OSE वर्ड, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, OSE वर्ड जब किसी के पीछे लगता है तो वो किसी शुगर को रिप्रेजेंट करता है। और केमिस्ट्री में जब आप किसी के पीछे ATE लगाते हो तो वो किसी एसिड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पायरुवेट पायरुविक एसिड को बोलते हैं, वैसे लैक्टेट लैक्टिक एसिड को बोलते हैं। तो लैक्टोज बेसिकली मिल्क शुगर को कहा जाता है क्योंकि मिल्क में प्रेजेंट है, तो ये कॉमन डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, और लैक्टेट लैक्टिक एसिड को ही कहते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है आपके सामने, और ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। लैक्टोज किससे बना है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल का जब डाइमराइजेशन होता है तब बनता है लैक्टोज, और जब आप लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज वापस फॉर्म होता दिख जाएगा, जबकि लैक्टेट लैक्टिक एसिड को ही कहते हैं। और बायोलॉजी में लैक्टिक एसिड ये हम कहाँ पढ़ते हैं? तो ये हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपने देखा होगा जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज से पहले बनता है पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करती है या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है। तो ये फ़र्क है लैक्टोज और लैक्टेट में।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं आइसोलेशन और क्वारंटीन। अब ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी कोविड की जो है काफ़ी पेशेंट्स अभी भी आ रहे हैं। तो ज़रूर कोविड में जो एक पेंडेमिक था उसमें आपने दो वर्ड्स बहुत सुने होंगे, एक आइसोलेशन और एक क्वारंटीन। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझना। देखो, आइसोलेशन हम जब करते हैं किसी पर्सन का, तब वो पर्सन उस डिजीज़ से इन्फेक्टेड होता है। यानी हम लोग सिक पीपल यानी कि एक बीमार व्यक्ति को ही जो है जब अलग कर देते हैं, है ना, अब करते हैं ना, जैसे तो आपके भी घर में किसी को कोविड हुआ तो आपने उसको एक अलग से रूम में रख दिया और वहाँ पर जाना किसी को अलाउ किया नहीं, तो दैट इज़ आइसोलेशन। तो आप बीमार व्यक्ति का आइसोलेशन करते हो ताकि वो बीमारी उस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुँचे, ठीक है। जबकि क्वारंटीन में जब हम किसी को क्वारंटाइन करते हैं तब हम लोग ज़रूरी नहीं है कि उसको वो डिजीज़ है या नहीं है, वी डोंट नो। एक्चुअल में होता क्या, जैसे आप इस बात को ऐसे समझें कि दुबई से काफ़ी लोग आए और दुबई में काफ़ी कोविड था, तो जब वो दुबई से किसी और जगह पर पहुंचते हैं तो हम उन सभी लोगों को क्वारंटीन कर देते हैं, थोड़ा अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं उनको, और उनको इधर उधर जाने से रोकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है कि वो लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो, केवल कोविड नहीं किसी भी बीमारी से जब हम उनको अलग करते हैं तो वो क्वारंटीन कहलाता है। तो हम नहीं चाहते कि वो बीमारी अगर उनको है भी तो वो किसी और को हो जाए, तो हम उन सभी को जो है सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और क्वारंटीन करने के बाद ये देखते हैं कि क्या वो बीमार पड़ते हैं या नहीं पड़ते। जैसा मैंने आपको बताया कि क्वारंटीन में एक साथ जब बहुत सारे लोग आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उनको वो बीमारी है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वायरस उनकी बॉडी में प्रेजेंट हो लेकिन वो किसी तरह के सिम्टम्स शो नहीं कर रहा। तो क्या होता है कि हम बाय मिस्टेक अगर उसमें सिम्टम्स नहीं है, फीवर नहीं है और उसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो जो वायरस इंक्यूबेशन पीरियड में वहाँ पर प्रेजेंट है वो स्प्रेड होगा। तो क्वारंटीन जब किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन उस डिजीज़ से अफेक्टेड हो, जबकि आइसोलेशन में वो पर्सन डिजीज़ से अफेक्टेड होता है। अब आइसोलेट हम कब तक करते हैं? आइसोलेट हम तब तक करते हैं जब तक पेशेंट्स के सारे सिम्टम्स ना चले जाए और उस पेशेंट की जो वापस टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव नहीं आती। जबकि क्वारंटीन हम तब तक करते हैं जब तक हमें उस वायरस का या उस पैथोजन का इंक्यूबेशन पीरियड नहीं निकल जाता। जैसे मैं कोविड की बात करूं तो कोविड वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड था 14 डेज़, तो हम कंप्लीट 14 डेज़ के लिए उस पर्सन को, उन सभी लोगों को जो है क्वारंटीन में डाल देते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लो कि जैसे हमारे घर में अगर किसी को कोविड हो गया तो हमने उसको आइसोलेट कर दिया। यही जब हमारे घर पे कोई मेहमान आया मुंबई से तब हमने उसको अलग रखा, उसको हम कहते हैं क्वारंटीन। तो ये डिफरेंस है आइसोलेशन और क्वारंटीन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सिंथेटेज और सिंथेज। अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। हम जब बायोलॉजी के अंदर आप रिएक्शंस पढ़ते हो तो उन रिएक्शंस में आप किसी एंजाइम के पीछे सिंथेटेज लिखते हो तो किसी के पीछे आप सिंथेज लिखते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, ये देखो आप, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, ग्लूटामिन सिंथेटेज, ठीक है, सबके पीछे सिंथेटेज लगा है। जबकि कुछ एंजाइम्स के पीछे हम लिखते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज, ALA सिंथेज, तो ये सिंथेज कहलाता है। ये दोनों ही एंजाइम्स, बट इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सिंथेटेज एंजाइम्स आर ATP ड्रिवन, दे आर ATP डिपेंडेंट। ये एंजाइम्स तभी काम करते हैं जब इनको ATP से एनर्जी चाहिए होती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जबकि सिंथेज डायरेक्टली ATP पे कभी भी रिलाय नहीं करते, उनको ATP का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सिंथेटेज एंजाइम्स बिलोंग टू अ क्लास कॉल्ड एज लाइगेज। देखिए, हमने एंजाइम को, जितने भी एंजाइम्स हैं, आपने जितने भी स्टडी किए हैं उनको हमने टोटल 6 क्लासेस में रखा है, जिनको शॉर्ट में याद करने का तरीका है ऑर्थलिल, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। तो जो सिंथेटेज एंजाइम है ये लाइगेज कैटेगरी, लाइगेज क्लास को बिलोंग करता है, जबकि सिंथेज लाइगेज क्लास को बिलोंग नहीं करते। तो ये मेन डिफरेंस है सिंथेटेजेस और सिंथेज एंजाइम्स के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसिटाइल कोएंजाइम ए और असाइल कोएंजाइम ए। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को एसिटाइल कोएंजाइम ए की जगह असाइल कोएंजाइम से लिखते देखा है और वो ये भी कहते हैं कि ये दोनों सेम होते हैं, बट ये दोनों सेम नहीं होते, इनमें फ़र्क होता है। देखो, दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों के साथ ही कोएंजाइम ए एसोसिएटेड है, लेकिन एसिटाइल ग्रुप और असाइल ग्रुप बिल्कुल अलग अलग होता है। एसिटाइल एसिटिक एसिड है, जब एसिटिक एसिड के साथ कोएंजाइम ए बाइंड होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है,
जबकि असाइल ग्रुप के साथ जब कोएंजाइम ए अटैच्ड होता है तो वो असाइल कोएंजाइम ए कहलाता है। अब असाइल ग्रुप क्या होता है? तो असाइल ग्रुप बेसिकली एक फैटी एसिड है, ठीक है। ये फैटी एसिड में कार्बन का नंबर 4 से लेकर 26 तक हो सकता है। तो ये डिफरेंस है असाइल ग्रुप और एसिटाइल में। एसिटाइल, ये देखो आपको पता होगा एसिटिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये एसिटिक एसिड है, इसका ग्रुप है, और ये बन गया आपका कोएंजाइम ए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा असाइल ग्रुप है और ये है कोएंजाइम ए। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये डिफरेंस है एसिटाइल कोएंजाइम ए और असाइल कोएंजाइम ए। अब पढ़ा कहाँ है हमने? तो आपने पढ़ा होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए को रेस्पिरेशन में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से जो है ग्लूकोज से पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है और पायरुविक एसिड बनता है, फिर पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्रेब साइकिल में जाकर बाद में फर्दर क्रेब साइकिल में प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है। और असाइल ग्रुप जो है, ये जो असाइल कोएंजाइम है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में फंक्शंस कैरी आउट करता है, लिपिड सिंथेसिस में इसका रोल रहता है। तो नेवर डू दिस मिस्टेक, नेवर कमिट दिस मिस्टेक। एसिटाइल कोएंजाइम ए और असाइल कोएंजाइम ए बिल्कुल अलग ग्रुप होते हैं दोनों। बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। बहुत जल्दी मैं इसके 5th पार्ट में भी आऊँगा। इनफैक्ट अगर आपके पास भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बायोलॉजी में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर उन वर्ड्स को बता दीजिए। मैं जैसे जैसे अपने नेक्स्ट पार्ट्स बनाता रहूँगा, इस पर मैं आप लोगों को वो वर्ड्स वहाँ पर क्लियर करता रहूँगा। तो बनिए रहिए हमारे साथ में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।